हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी इन माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आप सभी को पता है कि सेकेंडरी जो क्लास है वो धनाधन चल रही है। और हमने लास्ट क्लास में स्विट्जरलैंड की संसदीय व्यवस्था यानी संघीय संसद को समझ लिया है पूरी तरह से टोटली। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और नया चैप्टर का नाम है फ्रांस संसद यानी फ्रांस की संसद के बारे में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हर देश की मोस्ट ऑफ हर देश की संसदीय व्यवस्था में दो सदन होते हैं, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ अलग अलग देशों के बारे में, क्योंकि अब तक हम पढ़ चुके हैं ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इन देशों को हम पढ़ चुके हैं और इन देशों की संसदीय व्यवस्था को जान चुके हैं। तो आज हम फ्रांस को पढ़ने वाले हैं और फ्रांस की संसद को। देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर बताएं, जैसे थोड़ा सा अगर कंपेरिजन, क्योंकि कंपेरेटिव एग्जाम ना होगा ये, मतलब तुलनात्मक राजनीति है, तो आप सभी को पता है कि हर देश में दो सदन होते हैं, मतलब दो सदन। किसी भी देश की संसदीय व्यवस्था में दो सदन होते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं ऐसे रफली उदाहरण के रूप में बता दूं। जैसे हमने ब्रिटेन को पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, ब्रिटेन को पढ़ा, तो ब्रिटेन में भी दो सदन है। एक तो है लोक सदन, जिसको कॉमन सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सभा, लोक सदन। और दूसरा सदन जो है वो है लॉर्ड सभा। क्या है? लॉर्ड सभा है, ये आप जानते हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ा यूएसए यानी अमेरिका। तो अमेरिका में भी इसी प्रकार से एक तो है प्रतिनिधि सदन, जिसको प्रतिनिधि सभा कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा है वो यहाँ पर हम याद रखेंगे, और आपको याद रखना है कि सीनेट है। क्या है? सीनेट है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने फिर पढ़ा है स्विट्जरलैंड को यानी स्विच, ठीक है। तो स्विच में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे जो दो सदन है प्रमुख, वो है एक तो प्रतिनिधि सभा। क्या है? प्रतिनिधि सभा। दूसरा इधर भी है सीनेट। अब ये एक चीज ध्यान रखना है, कि पहले इनका नाम अलग था, जैसे राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद थी, लेकिन अब वो चीज चेंज होगी, अब ये इनके सदनों का नाम है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रांस। तो फ्रांस की संसद के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फ्रांस की संसद के अंदर ध्यान रखिएगा कि जो पहला सदन है वो है राष्ट्रीय सभा। क्या है? राष्ट्रीय सभा, ओके, याद रखिएगा। और दूसरा सदन, पांचवी गणतंत्र लागू हुआ है, तो दूसरे सदन का नाम यहाँ पर कर दिया है सीनेट। क्या कर दिया है? सीनेट। तो इस प्रकार से आपको ये एक साथ ऐसे लिख के याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, अपना टॉपिक जो मेन है उसकी ओर बढ़ते हैं और आप चीजें ये नोट कर लीजिएगा। तो आगे देखिए, बात करते हैं अपने फ्रांस की। तो फ्रांस में वर्तमान में पंचम गणतंत्र लागू है, ठीक है, तो वो चीज नोट करें। वर्तमान फ्रांस में पंचम गणतंत्रीय व्यवस्था लागू है। पंचम गणतंत्रीय व्यवस्था कब से लागू है? 1958 से। और तब से यहाँ पर द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है, यानी अगर बात करें यहाँ पर तो संसद कैसी है? द्विसदनात्मक, यहाँ पे लिखिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं कि एक ही टाइम पे एज ए वन टाइम पे हम दोनों सदनों को एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, जो इनका पहला सदन है वो है राष्ट्रीय सभा। क्या है? राष्ट्रीय सभा, ठीक है। इसी तरह दूसरा सदन जो इनका है वो है सीनेट। क्या है? सीनेट है, सीनेट। और यहाँ पर है जो राष्ट्रीय सभा, ओके। तो वन टाइम में दोनों समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारी लोकसभा है ना, वैसे ही इनको या इनकी व्यवस्था है लगभग हूबहू। और जैसे हमारी राज्यसभा है वैसे ही लगभग उनकी व्यवस्था है। थोड़ा सा चेंजेज होगा, बट एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से है, तो ये लोकसभा की तरह नजर आती है, ये राज्यसभा की तरह नजर आती है। तो इसलिए इनका नाम प्रथम सदन, प्रथम एवं
निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार इनका नाम क्या होगा? इनका नाम है, अदर नाम द्वितीय सदन। द्वितीय एवं उच्च सदन है। ये क्या है? उच्च सदन है। क्लियर हो गया? ओके, इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं दोनों की रचना के लिए। पहला पॉइंट की रचना, क्रिएशन किस प्रकार से होता है, यानी कि रचना किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से इनमें सदस्य संख्या होगा, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये प्रथम सदन है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। ओके, तो ये नाम भी आप याद रखें। अब देखिए हम बताते हैं, तो सबसे पहले आप ये चीज एक नोट कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय सभा है ना, उसकी जो सीटें हैं वो बदलती रहती हैं, लेकिन एज अगर बात करें अकॉर्डिंग टू जब तक ये बुक अपडेट है उसी अकॉर्डिंग बात करें। सॉरी फॉर दैट, साउंड होता रहता है कभी कभी। आगे देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर रचना के बारे में। ठीक है, तो रचना के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनके सदस्य कितने होते हैं। तो 577 इनके सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इनके? 577। तो अब बात करें सीनेट में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो सीनेट में वर्तमान में 230 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 230 सदस्य हैं। क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो चुनाव किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। यहां पर जो चुनाव का तरीका है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जैसे हमारी राज्यसभा का होता है, उसी अकॉर्डिंग यहां पर समझेंगे। फिर बात करें निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति, तो निर्वाचन पद्धति में ध्यान रखना कि अब यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, और मैंने वैसे पहले भी बताया था। ठीक है ना, अलग अलग देशों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो उनके बारे में डिस्कस भी करते रहते हैं। यहाँ पर निर्वाचन पद्धति के प्रत्यक्ष रूप तो समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि निर्वाचन पद्धति का ध्यान रखना कि यहाँ पे द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और जो सिलेक्शन होने का यानी पद्धति आप चुनाव का जो तरीका है वो है द्वितीय मतपत्र योजना। द्वितीय मतपत्र, मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है, द्वितीय मतपत्र योजना देखिए प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट चुनाव देते हैं। जो अपने इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको सीधा वोट जाता है। किसी ऐसे नहीं कि भाई राष्ट्रपति को चुनाव में जिताना है तो हमने प्रतिनिधि को वोट दे दिया, प्रतिनिधि फिर वापस राष्ट्रपति को वोट देता, वो तो अप्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष हो गया। और मतदाता की आयु है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है जैसे आपका कोई एरिया है, अभी चुनाव हुआ है ना, अभी अपने राजस्थान में चुनाव हुआ है या बाकी और कहीं पे चुनाव हुआ है, तो मान लीजिए एकल निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि आपका जो क्षेत्र है उसको एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है और इसमें 10-15 कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। लेकिन जीतता कौन है? एक जीतता है। मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है ना, जिस एरिया का नाम ले लीजिए, मान लीजिए अल्पा एक एरिया, वहां पे चुनाव हो रहा है। तो अल्पा एक एरिया जहाँ पे चुनाव हो रहा है लोग अपने विधानसभा के लिए, तो वहां पे 10-15 कैंडिडेट खड़े होंगे, सभी प्रसार करेंगे, लेकिन फाइनल में वही जीतता है जिसे बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है ना, या मतलब अपने यहाँ पर तो ये कि जिसको ज्यादा सीटें आती है बाकी से वो जीत जाता है। तो अब यहाँ पर एकल सदस्य आ गया, मतलब बहुत जने खड़े हो सकते हैं, एक जीत जाता है। द्वितीय मतपत्र योजना का मतलब यहाँ पर ये है कि पहली दफा जब इलेक्शन होता है तब जितने भी कैंडिडेट सबके बीच वोटिंग होती है, मतलब चुनाव होता है इन सबके लिए। और पहली पारी में यानी पहली बार जब वोटिंग होता है तो किसी भी सदस्य को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। स्पष्ट जो मत होने चाहिए कि भाई इतने मत मिले, वो नहीं मिल पाता है। तो फिर क्या होता है, जो टॉपर होते हैं यानी जो आगे होते हैं उनके मध्य वापस चुनाव होता है। क्या होता है?
वापस चुनाव होता है। समझ में आया नहीं? यानी पहली दफा अगर किसी को स्पष्ट मत नहीं मिल पाता है तो दूसरी बार दोबारा चुनाव होता है, और उसमें जो टॉपर वाले जो होते हैं, आगे रहने वाले जो इसको ज्यादा वोट प्राप्त हो उनके मत जो होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। द्वितीय मत पत्र यानी दूसरी बार मत होते हैं। कितनी बार होते हैं? दूसरी बार मत होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। और प्रथम मतदान में किसी भी उम्मीदवार को मतदान के 50% से अधिक और कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 1/4 से भी कम मत प्राप्त होते हैं तो इसे दोबारा मतदान में शामिल नहीं किया जाता। समझ में आया? मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय सभा के चुनाव हेतु उम्मीदवार को मतदान के 50% से अधिक और कुल मतदाताओं का 1/4 से अगर कम प्राप्त होता है तो वो दोबारा चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 50% यानी 50, और ऐसी बात करें 1/4 से कम वोट प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब बात करता हूँ इधर भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको एक साथ दोनों चीजें मैं समझा रहा हूँ, तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने इधर अभी मैं बात करी, आपको समझाया, तो यहाँ पे चुनाव का तरीका जो रखा गया है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो चुनाव का तरीका वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से है। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और सिस्टम है, वैकल्पिक सदस्य, यानी हम कहें नॉमिनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉमिनी, या हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी। देखिए ये क्या होता है, मैं आपको समझा दूं प्यारे विद्यार्थियों। देखो चुनाव तो अप्रत्यक्ष होता है, और अप्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर वैसे तो सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि सीनेट में फ्रांस के प्रादेशिक विभाग तथा प्रवासी नागरिकों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। यानी अलग अलग क्षेत्र विशेष के भाग बांटे गए, और वहां से वहां पे जन यानी लोग है वो चुनाव करते हैं, और इनके उन्हीं में से फिर वापस चुन के आते हैं। जैसे हमारी राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, जो राज्यसभा के जो सदस्य है ना वो हर राज्य की विधानसभा से चुने जाते हैं, तो वहां भी विधानसभा में इलेक्शन होता है, तो अप्रत्यक्ष हुआ। तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन अब यहाँ पर वैकल्पिक सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सदस्य है उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्यकाल है इनका वो 9 वर्ष है, एक सदस्य का 9 वर्ष है, ठीक है। अब एक सदस्य 9 वर्ष से पहले टपक जाता है तो उसकी जगह नए सदस्य का चुनाव नहीं होता है, पहले से तय कर लिया जाता है कि एक सदस्य अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है। वैकल्पिक सदस्य यानी मान लीजिए जैसे एक कोई भी नाम है, ठीक है ना, यहाँ पर बात करते हैं एक नाम ले लो कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं खटारा सिंह। अब कोई खटारा सिंह तो होता नहीं है, फिर भी नाम लेते हैं खटारा सिंह। अब खटारा सिंह मान लीजिए यहाँ पर चुनाव में भाग लेता है, ठीक है, और वो जीत जाता है, मेंबर बन गया। अब खटारा सिंह की 3 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होगा, उसकी जगह पे दोबारा चुनाव नहीं होता है, उसकी जगह पे दोबारा चुनाव नहीं होता है। खटारा सिंह को पहले ये फिक्स कर देना होता है कि अगर मैं रहूं तो ठीक है, मैं ना रहूं तो मेरी जगह ये फलाना व्यक्ति है वो मेरी जगह काम करेगा, तो होता वैकल्पिक सदस्य। तो ये यहाँ पर सिस्टम होता है और बहुत ही बढ़िया वाला सिस्टम है, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्यकाल के ऊपर। अब देखो आपको कार्यकाल बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो चौथा संविधान था उस अकॉर्डिंग भी और वर्तमान संविधान 5वें संविधान में भी इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर जो सदस्यों का कार्यकाल है, देखो ये सदन तो है स्थायी, हमारी राज्यसभा की तरह ये स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, ठीक है। लेकिन इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल वो है 9 वर्ष। कितने वर्ष है? 9 वर्ष है। और प्रति 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। देखिए 9 वर्ष होता है, लेकिन प्रति 3 वर्ष बाद है वो, जैसे 3 वर्ष बाद नए सदस्यों का चुनाव होता है,
जैसे 3-3 वर्ष जैसे बढ़ते हैं तो कुछ सदस्य है कि 9 साल पूरा हो जाता है तो वो बाहर चले जाते हैं, यानी वो सेवानिवृत्त होते हैं और प्रति 3 वर्ष बाद उसकी जगह 1/3 सदस्य नए आते हैं, 1/3 सदस्य जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सदस्यों के क्या हुआ, कार्यकाल हुआ। कार्यकाल समझ में आ गया, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको हमने समझाया है। अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यता कि भाई ये सदस्य बनना है तो इन सदस्यों को बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जस्ट लाइकली मैंने अगर आपको बताया है और आपको ध्यान हो तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि सदस्यों की योग्यता के बारे में सीधे सीधे हम यही कहेंगे जो आपको पता होना चाहिए। देखो योग्यता के अंतर्गत यहाँ पे कहा है हम ये कहेंगे कि फ्रांस का निवासी होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रांस का निवासी एवं मतदाता सूची में पंजीकृत, मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी योग्यता की सवाल बात करें, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करी गई है कि अगर आपको जैसे भारत में तो 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य की बात करें, लेकिन यहाँ पर सीनेट के अंतर्गत फ्रांस की सीनेट में कहा गया है जो सीनेट का सदस्य बन रहा है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो भी योग्यता है वो दोनों में सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप कहेंगे सर उम्र का कोई बताया नहीं, तो इसके बारे में डिटेल से बताया नहीं है, लेकिन हम एक अनुमानत ये कह सकते हैं कि जो मतदाता सूची में पंजीकृत तो फ्रांस का निवासी है वो इसका सदस्य बन सकता है। अभी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन एज के बारे में यहाँ पर क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया है, तो बस आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं आपको ले चलता हूं जिसमें आपको बताता हूं कार्यविधि। कौन सा पॉइंट, कार्यविधि, यानी किस प्रकार से यहां पर काम होता है, कार्यविधि। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान के द्वारा तय कर दिया गया है कि संसद के वर्ष में 2 सत्र होंगे, यहाँ पर 2 सत्र होंगे। राष्ट्रीय सभा की बात करें तो 3 महीने एक सत्र चलता है, तो इस तरह से प्रति वर्ष 2 सत्र होंगे, यानी कार्रवाई के लिए कितने 2 सत्र होंगे। 2 सत्रों को हम यहाँ पर बात करें तो एक तो होगा अपने महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर, यानी मतलब उस दिन यानी 2 अक्टूबर को होता है, और दूसरा सत्र होता है वो 2 अप्रैल को होता है। जब 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनते हैं तो उसके अगले दिन सत्र होता है, तो ऐसे याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। 2 अक्टूबर व 2 अप्रैल इनके सत्र होते हैं, प्रतिवर्ष 2 सत्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कुछ जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाता है। विशेष सत्र मतलब इनके अलावा मान लीजिए कभी कोई देश में कोई काम जरूरत पड़ जाए तो विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, तो इसमें आपको मैं बता देता हूं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या संसद के बहुमत के सदस्यों के आग्रह पर संसद का असाधारण सत्र बुलाने का अधिकार होता है, और इस प्रकार से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। विशेष सत्र नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए आ सकता है विशेष सत्र, ठीक है। विशेष सत्र के अंदर एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ पर हमने बात की कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और संसद के बहुमत के आग्रह पर, यानी बुलाने का अधिकार तो किसको है, राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला सकता है, लेकिन किसके कहने पर वो बुलाएगा, या तो पीएम कहें या संसद के सदस्य राष्ट्रपति से क्या करे, आग्रह करे। क्या करे, आग्रह करे कि भाई हमें एक सत्र की जरूरत है क्योंकि काम जरूरी है, तो इनके कहने पर राष्ट्रपति है वो विशेष सत्र का आयोजन करता है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी तरह हम बात करें इधर, तो इधर भी आपको यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे जरूरी जो है विशेष सत्र का मतलब यहाँ पर होता है कि विशेष समय के अकॉर्डिंग सत्र का आयोजन किया जाना। तो ये सेम टू सेम कंडीशन है ना, वो यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। इनका भी सत्र इसी समय होता है, उनका भी सत्र इसी समय होता है, और यहाँ पर भी मान लीजिए पीएम सदस्य बुला सकते हैं, तो यहाँ पर इसका जो अध्यक्ष है उनके सदस्य है वो मिलकर विशेष सत्र बुला सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ इसके लिए जो जरूरी है और आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ, यानी विशेषाधिकार कि भाई संसद के जो सदस्य हैं उनको क्या विशेषाधिकार प्राप्त होता है, तो वो लिख लीजिए, सदस्य विशेषाधिकार, ठीक है। तो यही है कि स्वतंत्र भाषण की स्वतंत्रता, या हम कहेंगे
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी भाषण की स्वतंत्रता। इसके साथ अगर सत्र चल रहा है तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सत्र के दौरान गिरफ्तारी नहीं, सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ मतलब एक विशेषता होती है, और ये यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखवा देते हैं सदस्य विशेषाधिकार, ठीक है ना। सदस्य विशेषाधिकार में पहला हो गया भाषण की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा हुआ कि सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं, सत्र के दौरान गिरफ्तारी नहीं। ओके, तो ये चीज तो आपको समझा दी। अब जो इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट रहा है कि संसद के विशेषाधिकार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसको बंदी वगैरह नहीं बनाया जा सकता। ओके, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो इसी तरह यहाँ के भी क्या होते हैं, सभापति होते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये सभापति को समझाने के लिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर मिटा देता हूँ जो आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब सभापति के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके पास पावर होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पंचम गणतंत्र के तहत राष्ट्रीय सभा का एक सभापति होता है, राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा का सभापति। अब कैसे बनता है, तो इन्हीं के सदस्यों से, सदन के सदस्यों में से बनता है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई एक मेंबर बनना है तो कैसे मेंबर बनेगा, तो मेंबर कैसे बनेगा, सभापति कैसे बनेगा, क्योंकि इनकी सदस्यों में से वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद इन्हीं में से सदस्य होता है जो उसका सदस्य बनता है सभापति के तौर पे, और इनका जो काम होता है वो है सदन की सभापतित्व करना, सदन का सभापतित्व। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो किसी भी दूसरे देशों के सदन के पास नहीं होता है वो लिख लीजिए, दूसरा, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा एवं संकटकालीन या संकटकाल घोषणा, ठीक है, ये लिख दीजिए, संकटकाल की घोषणा से पूर्व परामर्श करना जरूरी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति है ना, वो मान लीजिए राष्ट्रीय सभा को भंग कर रहा है या देश में इमरजेंसी घोषित करनी है, तो वह इन दोनों के सभापतियों से पहले परामर्श करेगा, सलाह लेगा, इसके बाद या तो राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकते हैं या देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे जरूरी है, जो किसी भी देश के अंतर्गत किसी भी प्रमुख अधिकारी के पास नहीं है, और ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो इधर भी यही है, सेम सभापति, यहाँ पे भी सभापति होता है, लेकिन देखो यहाँ पर तो सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ का जो सभापति होता है ना, 3 वर्ष कार्यकाल होता है। यहाँ का सभापति का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, क्योंकि अगले 3 वर्ष कोई और सदस्य बनता है, और इन्हीं में से बनता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं कार्य। तो पहला है सभापतित्व करना। क्या करना? सभापतित्व करना। और दूसरा क्या बताया, जो ये कार्य था सेम, यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा एवं संकट काल में
परामर्श करने का, यानी ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय सभा को भंग करता है या फिर आपातकाल घोषित करता है, तो इन राष्ट्रीय सभा और सीनेट के सभापतियों से परामर्श करना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बहुत ही मजेदार और एक ही झटके में दोनों ही फ्रांस के शब्दों को मैंने समझा दिया है। अब आगे वाला जो पार्ट रहेगा उसमें हम समझेंगे इनके पावर के बारे में, यानी जो सीनेट होती है ना, यहाँ पर मतलब फ्रांस की जो संसद है उनकी शक्तियां, कार्य और कैसे कानून निर्माण होता है। तो एक पार्ट और बनेगा और खत्म हो जाएगा। इसी के बाद आपके सामने फिर टॉपिक आएगा सीन के बारे में। ओके जी, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें क्योंकि आपका मोटिवेशन मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।